लाइक मैंने उसका भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए थे, तो जब पेपर में अगर किसी भी टॉपिक में आपको डाउट लगे तो आप एक बार सर से बोल के अलग से एक्स्ट्रा क्लास ले लिया कीजिए जब कहीं ऐसे कोई प्रॉब्लम हो जाए तब, ठीक है? ओके। हेलो अदिति, यस सर। आवाज आ रही है? यस सर। ओके, सो हमने लास्ट क्लास में रिवर प्रॉब्लम करना सीखा था, ठीक है? Yes, sir. रिलेटिव मोशन में, ठीक है? नेक्स्ट टाइम आता है मेरे पास रेन प्रॉब्लम। देखिए, रेन प्रॉब्लम में आप कैसे सॉल्व कीजिएगा चीजों को। हम सपोज करते हैं कि रेन इज फॉलिंग with some angle with respect to vertical at some velocity of rain। तो मान लीजिए मेरे पास ये एक वर्टिकल लाइन है, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, एंड रेन इज फॉलिंग along this direction, ठीक, at some angle theta with vertical। इसके दो डिफरेंट कंपोनेंट हो सकते हैं, एक along x axis, एक along y axis। सपोज कर लीजिए velocity of rain along x axis is a, along y axis is b, ठीक? तो ये मेरे पास रेन जैसे इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में फॉल कर रही है, तो इस वेलोसिटी की वैल्यू को अगर मैं x एंड y कंपोनेंट के बेस पर डिफाइन करूं, सो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल्स टू a along x axis and minus of b along y axis। ऐसे लिख सकता हूं। सिंपली कंपोनेंट के हिसाब से उसको मैंने वेक्टर के टर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अब क्या बोले कि कोई सपोज कोई इंडिविजुअल है, ठीक, हैविंग अम्ब्रेला, ठीक, अगर वो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में कुछ v वेलोसिटी से, सपोज कर लीजिए वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो इन दोनों के रिस्पेक्ट में अगर मैं रिलेटिव वेलोसिटी डिफाइन करूं तो उसकी वैल्यू कितनी हो सकती है और कैसे एक्सप्लेन करूंगा। सो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ठीक, इज इक्वल्स टू velocity of rain with respect to ground minus velocity of man with respect to ground। आप इस तरह से लिख सकते हैं, इनकी वैल्यूज को पुट कर दीजिए। सो velocity of rain with respect to ground is ai minus bj minus velocity of man with respect to ground is vm। ठीक, ये vmg या velocity of man लिख सकते हैं। along x axis तो i cap, ये दोनों सेम डायरेक्शन, तो इसको लिख सकता हूँ a minus velocity of man times i cap minus b times j cap। तो ये मेरे पास रिजल्टेंट टर्म डिफाइन हुआ, velocity of man with respect to velocity of rain with respect to man, ठीक। अब ये जो टर्म है वो x कंपोनेंट एंड ये जो टर्म है वो y कंपोनेंट, ठीक। अगर मैं इसको ग्राफिकली डिफाइन करूं तो एक डिफाइन करेगा x एक्सिस के लॉन्ग, एक डिफाइन करेगा y एक्सिस के लॉन्ग, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में। पहले मेरे पास इंक्लिनेशन थीटा थी, अब मेरे पास इंक्लिनेशन चेंज कर जाएगी, तो मान लीजिए वो एंगल मेरे पास अब कितनी हो गई, फाइव। यहाँ पे अगर मैं एंगल डिफाइन करता सिर्फ रेन के लिए तो tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, दैट इज a, ठीक, डिवाइड बाय बेस, दैट इज b। इस थीटा वर्टिकल के रिस्पेक्ट में, तो बेस इसके लिए b होगा, परपेंडिकुलर इसके लिए a होगा, इसलिए tan थीटा इज इक्वल्स टू a बाई b बोल सकते हैं। बट यहाँ पे अगर मैं tan डिफाइन करूं तो tan phi is perpendicular which is this horizontal component, तो a minus velocity of vm by base that is b। सिंपली इस तरह डिफाइन करेंगे। अब यहाँ पे a एंड vm की तीन डिफरेंट वैल्यूज हो सकती है, ठीक है। मान लीजिए a की वैल्यू vm से बड़ी हो जाए तो क्या हो सकता है, a की वैल्यू vm से छोटी हो जाए तो क्या हो सकता है, या a की वैल्यू 0 हो जाए
या इन दोनों का डिफरेंस 0 हो जाए तो क्या क्या हो सकता है, ठीक। तो वो सब अलग अलग कंडीशन है, उसके हिसाब से ये इंक्लिनेशन चेंज करता जाएगा, ठीक। यहाँ तक फिर आगे No, sir. अब देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी अगर डिफाइन करना हो तो इनिशियली रेन वाज फॉलिंग विद दिस मच अमाउंट ऑफ वेलोसिटी, सो अगर मुझे v मॉड निकालना होता तो रूट अंडर x कंपोनेंट का स्क्वायर एंड y कंपोनेंट का स्क्वायर। अगर मुझे यहाँ पे रिजल्टेंट डिफाइन करना होता तो इसके लिए डिफाइन होता रूट अंडर x कंपोनेंट दैट इज a माइनस vm उसका स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इस टर्म को मैं बोल सकता हूँ वेलोसिटी विद व्हिच रेन इज फॉलिंग ऑन दैट पर्टिकुलर अम्ब्रेला जिसके साथ वो मैन मूव कर रहा था उसके लिए, ठीक है। तो पहले आप यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, फिर मैं इसके अलग अलग केसेस सिखाता हूँ आपको। Yes, sir. आलिया टर्न। सर बस 1 मिनट सर। ओके डन सर। ओके। अब मेरे पास जो रिलेशन है उसकी 3 डिफरेंट कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन, अगर ए की वैल्यू वेलोसिटी ऑफ मैन से बड़ी हो जाए तो उस कंडीशन में जो फाई की वैल्यू होगी पॉजिटिव होगी एंड उसका इंक्लिनेशन, एक मेरे पास एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस कुछ इस तरह से, तो इंक्लिनेशन मेरे पास इस तरह से डिफाइंड होगा। सो मैन शुड होल्ड हिज अम्ब्रेला अलोंग दिस डायरेक्शन, ठीक। यहाँ पे इंक्लिनेशन ले लीजिए कुछ इस तरह से, ये मेरे पास एंगल फाई जो इसके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक। तब इसके लिए अगर मैं वैल्यूज कैलकुलेट करूं तो tan phi इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर दैट वाज a माइनस बी एम अपॉन बेस b, और वो किस डायरेक्शन में, तो वर्टिकली अपवर्ड को नॉर्थ बोलते हैं, लेफ्ट साइड को आप वेस्ट बोलते हैं, तो अम्ब्रेला शुड बेंड टूवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन एट दिस मच अमाउंट ऑफ एंगल, ठीक, इन ऑर्डर टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम रेन, ठीक। सेकेंड कंडीशन हो सकती है अगर a और vm दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाए। जैसे ही दोनों टर्म इक्वल हो जाएगा तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0। तब इस कंडीशन में फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। मतलब रेन वुड अपीयर टू फॉल वर्टिकली टू द ऑब्जर्वर, इसलिए जो इंक्लिनेशन होगा वो 0 डिग्री विद द वर्टिकल हो जाएगा, ठीक। थर्ड कंडीशन हो सकती है मेरे पास कि अगर a की वैल्यू vm से छोटी हो जाए, तब मेरे पास ये टर्म इससे बड़ी, तो मेरे पास tan फाई की जो वैल्यू है मेरे पास ये टर्म, तो ये टर्म इससे बड़ी हो जाएगी, तो फाई की वैल्यू नेगेटिव। नेगेटिव होने का मतलब कि जो इंक्लिनेशन है वो अब रिवर्स हो जाएगा, वो कुछ इस डायरेक्शन में हो जाएगा, इसीलिए ये शुड होल्ड इज अम्ब्रेला अलोंग दिस डायरेक्शन इस तरह से। तब ये मान लीजिए फाई, तब ये भी फाई हो जाएगा। तब यहाँ पे tan phi इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू vm माइनस हो जाएगी क्योंकि vm की वैल्यू a से बड़ी है, अपॉन b। अब आपसे पूछेगा इन विच डायरेक्शन ही शुड होल्ड हिज अम्ब्रेला और बेंड हिज अम्ब्रेला, तो आप बोलेगा टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, ठीक। तो फर्स्ट कंडीशन में ये मेरे पास क्या था, नॉर्थ वेस्ट, ठीक, एंड इस कंडीशन में यहाँ पे क्या हुआ, नॉर्थ ईस्ट, एंड उसके हिसाब से हम एंगल डिफाइन कर सकते हैं। एनसीईआरटी में आपको जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें उस रेन के लिए सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू कितनी है, 0।
तो अगर मेरे पास a की वैल्यू 0 हो जाए उस कंडीशन में डिफाइन कीजिएगा, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, तो इसके पास कंपोनेंट बच जाएगा माइनस ऑफ vm आई कैप एंड प्लस माइनस b टाइम्स j कैप। अगर मैं इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं तो वेलोसिटी जो रेन की है वो इस डायरेक्शन में b कंपोनेंट, एंड वेलोसिटी ऑफ मैन नेगेटिव, तो वो इस डायरेक्शन में है जो इसके मोशन के अगेंस्ट, तब वो अपना अम्ब्रेला कुछ इस डायरेक्शन में होल्ड करे एट दिस पर्टिकुलर एंगल फाई, तो ये भी मेरे पास हो जाएगा फाई। तो यहाँ पे tan phi is equals to perpendicular, that would be b upon base, नहीं perpendicular इसके लिए vm हो जाएगा, तो vm upon base b किस डायरेक्शन में, टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो ये सब अलग अलग सिचुएशन हो सकते हैं जिसके बेस पे आपको इंक्लिनेशन पूछेगा उस अम्ब्रेला के लिए, तो मैन किस डायरेक्शन में अपने अम्ब्रेला क्या करे, होल्ड करे। आया समझ? Yes. ओके, इसको नोट, हाँ पूछिए। आप ये लास्ट वाला बता सकते हैं जहाँ पे आपने रेड पेन से लिखा है वो वाला थोड़ा? देखिए, मैंने कहा कि अगर रेन के जो कंपोनेंट है वेलोसिटी की वो सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट हो, ठीक, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ना हो। इन जनरल अगर आपको मान लीजिए हवा नहीं चल रही है तो जो रेन कैसे आपको फॉल करती दिखाई देती है, वर्टिकली, तो उसका एक्स कंपोनेंट कितना हो जाएगा, 0। तब उस पर्टिकुलर टर्म में जो पीछे वाला टर्म मैंने इक्वेशन लिखा था, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, तो इसमें ए कंपोनेंट था, ठीक, तो ए कंपोनेंट की वैल्यू वहां पे कितनी हो जाएगी, 0। तो सिर्फ क्या बच जाएगी, माइनस ऑफ बी एम आई कैप एंड माइनस ऑफ बी जे कैप, ये कंपोनेंट बच जाएगी। सर सो इसके बेस पे मैंने टर्म ये डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पे नेगेटिव कोऑर्डिनेट का मतलब नेगेटिव जे मतलब वर्टिकली डाउनवर्ड, एंड नेगेटिव ऑफ वी एम मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो इसके बेस पे रिजल्टेंट डिफाइन करूँ तो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, ऊपर को मैं नॉर्थ बोलूँ एंड राइट साइड को ईस्ट बोलूँ, तो he should hold his umbrella towards northeast direction at angle inclination phi in order to save himself. आया समझ? यस सर। ओके, इसको लिख लीजिए। डन सर। अदिति आपने लिख लिया? अदिति, Yes, sir. ओके, इसके बेस पे मैं आपको कुछ आसान आसान से क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। A man having umbrella is going towards east at 5 km per hour on rainy day. If rain was falling at 8 km per hour vertically, find direction of umbrella he should hold in order to save himself. कोशिश कीजिएगा सॉल्व करने की।
सॉल्व हुआ? इक्वेशन एग्जैक्टली सेम है, ये जो लास्ट सिचुएशन मैंने आपको बताया था उसके अकॉर्डिंग। अब इनकी सिंपली वैल्यूज पुट कर दीजिए, एन एंगल फाइंड कर लीजिए। रेशियो में छोड़ दीजिएगा क्योंकि उसकी वैल्यू आप नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। आलिया सॉल्व हुआ? सर नहीं हुआ। देखिए उस मैन की वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 5 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ईस्ट, तो उसको पॉजिटिव 5 आई कैप लिख सकते हैं। ये थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ेगा, मतलब साउथ वेस्ट में। अच्छा देखते हैं, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली एट दिस मच अमाउंट ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। तो मैं इसके लिए अगर मैं कंपोनेंट डिफाइन करूं, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ठीक। तो मैन एक्स एक्सिस कंपोनेंट लॉन्ग जा रहा था, तो मैं यहाँ पे लिख सकता था वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। रेन के पास सिर्फ एक कंपोनेंट की वेलोसिटी है वर्टिकली डाउनवर्ड, तो उसको लिख सकते हैं 8 जे कैप नेगेटिव साइड में माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस 5 आई कैप, ठीक। तो ये मेरे पास वर्टिकल कंपोनेंट, ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक। तो इसके बेस पे अगर आप असाइन कीजिए तो एक मेरे पास ये वेलोसिटी ऑफ रेन है, ठीक, एंड ये मेरे पास वेलोसिटी ऑफ मैन उसके बेस पे है। तो इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 8 किलोमीटर पर आवर, ये जो वैल्यू दे रखी है मैंने उल्टा लिख दिया, हाँ सही लिखा, 5 किलोमीटर पर आवर। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा। अम्ब्रेला यहाँ पे इंक्लाइन कर दीजिए इस तरह, ये वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये एंगल अगर फाई है तो ये भी एंगल फाई, तो इस फाई के लिए tan फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, तो फाई के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा 5, बेस कौन होगा 8, परपेंडिकुलर पे बेस सिंपली इतना टर्म आ गया, तो फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स 5/8, इस तरह से। देखिए यहाँ पे tan इस डायरेक्शन में था, ये उस डायरेक्शन में जाता है, तो वो इनवर्स कहलाता है। करने के लिए हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर इस एंगल की वैल्यू पता होती तो डायरेक्टली हम कैलकुलेट कर सकते थे, अदरवाइज हम सिंपली इतना लिख सकते हैं एंगल। अब अगर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डिफाइन करूं तो कुछ इस तरह से होता है, ये मेरे पास होता है नॉर्थ, ये मेरे पास होता है ईस्ट, ये वेस्ट एंड ये मेरे पास साउथ। तो वो अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में बेंड किया, इस डायरेक्शन में, एंड वो डायरेक्शन कौन सा है नॉर्थ ईस्ट, इसलिए उसको लिख सकते हैं अलोंग नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अदिति समझ आया? यस सर। आलिया आपको समझ आया? यस सर। ओके, इसको लिख लीजिए, मैं आपको दूसरा क्वेश्चन भी बताता हूँ आपको आसान सा। डन? यस सर। ओके, अदिति डन? यस सर। एक में दूसरा क्वेश्चन, पिक अ मैन standing observes rain is falling at 20 meter per second at 30 with vertical। तब वहां से क्वेश्चन पूछता है find velocity with which man would move so that rain would appear to fall
vertically. क्वेश्चन समझ आया? Yes, sir. एक बार कोशिश कीजिए सॉल्व करने की, देखिए आपका आंसर कितना आता है। पहले आपको जो वेलोसिटी दे रखी है, एंगल दे रखा है उस रेन के लिए, उसके दो कंपोनेंट निकालिए, ए एंड बी, जिससे मैंने पीछे निकाला था। फिर उसके बाद जो मैंने पीछे रिलेटिव वेलोसिटी दोनों के बीच में डिफाइन किया था वो लिखिए, एंड देन उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आंसर देखिए कितना होता है। So 10 meter per second or वेलोसिटी ऑफ मैन, हाँ yes, शायद सही है। अदिति आपसे हुआ सॉल्व? देखिए आपने कुछ किया होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन, उसके दो डिफरेंट कंपोनेंट आप कुछ ऐसे ले लीजिए। तो ये मेरे पास 20 मीटर पर सेकेंड विच इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्री विद वर्टिकल, तो इसके दो डिफरेंट कंपोनेंट, तो एक कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में, एक कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में, ठीक। सो इसके लिए v cos 30, इसके लिए v sin 30, ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। सर मेरा 20 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। अच्छा देखते हैं दोनों का आंसर अलग अलग। तो ये 10√3 एंड ये 10 मीटर पर सेकेंड। सो वेलोसिटी ऑफ रेन with respect to ground is 10 I cap minus 10√3 j cap. Velocity of man मान लीजिए v मीटर पर सेकेंड along east axis, ठीक। So velocity of rain with respect to man calculate करना हो तो हो जाएगा 10 minus of v velocity of man I cap minus 10√3 j cap. उसने कहा कि find velocity of man so that rain would appear to fall vertically. वर्टिकली फॉल करना मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? सर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल 90 डिग्री। नहीं देखिए यहाँ पे मतलब कि रेन वुड अपीयर टू फॉल वर्टिकली ओनली, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। यस सर। तो मैं बोल सकता हूँ कि जब इसने पूछा कि फॉल वर्टिकली, इट मींस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट शुड बी 0, 10 minus v should be equals to 0। तो यहाँ से v is equals to कितना आ जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब इतनी स्पीड से अगर वो आदमी मूव करना शुरू करे, ठीक, ईस्ट एक्सिस के लॉन्ग या ईस्ट डायरेक्शन में, तो रेन की जो वेलोसिटी है उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो दोनों एक दूसरे कैंसिल आउट कर देगा, तो इसलिए जो अपीयर होगा रेन फॉलिंग वर्टिकली। आया समझ? yes sir. यस सर। ओके, यहाँ तक नोट डाउन कर लिया आपने? Yes sir. अदिति आप लिखिए। यस सर। ओके, तो रेन प्रॉब्लम में सिर्फ इतनी सारी चीजें पूछ सकते हैं, ठीक है। कुछ स्पेशल केसेस होते हैं उसके बेस पर डिफाइन करते हैं, ठीक। सम
स्पेशल केसेस। एक होता है मूविंग टुवर्ड्स वन अनदर, मूविंग टुवर्ड्स वन अनदर। जैसे अगर आप इस फिगर में देखिएगा तो उसमें एक क्वेश्चन है कि मान लीजिए आपके पास कोई एक इक्विलेटरल ट्रायंगुलर पार्क है, ठीक, या कोई एक प्लेस कुछ इस तरह से जहां पे तीन दोस्त ए बी सी ईच कॉर्नर पे प्लेस्ड हैं। एक यहाँ पे ए, एक यहाँ पे बी, एक यहाँ पे सी। तीनों सेम वेलोसिटी से मूव करना शुरू होते हैं इस तरह, ताकि ए मूव करता है बी की तरफ, बी मूव करता है सी की तरफ, सी मूव करता है ए की तरफ, ठीक। तो सिंपली डिफाइन करने के लिए कहता है कि किस पॉइंट पे तीनों मीट करेगा और कितने टाइम में तीनों मीट करेगा, ये डिफाइन कीजिए, ठीक। इफ ऑल थ्री moves at v meter per second towards one another, ठीक, find time of meeting। तो देखिए इसको मैं विजुअलाइज करता हूँ कि एक्चुअली में ये मोशन होता कैसे होगा, ठीक। पहले वो देखते हैं क्वेश्चन। जैसे स्टार्ट हुआ t इज इक्वल टू 0, तो ये इसने b को देखा कि वो इस डायरेक्शन में है, इसने c को देखा वो कुछ इस डायरेक्शन में है, एंड c ने देखा a को कि वो अभी कुछ इस डायरेक्शन में। तो टाइम इज इक्वल टू 0 पे तीनों का डायरेक्शन ऐसा कुछ होगा। बट जैसे ही 1 सेकेंड के बाद वो तीनों कुछ कुछ अमाउंट मूव कर चुका होगा, तो ए ने देखा होगा बी को कि बी हैड मूव अमाउंट दिस, तो इसने अपना डायरेक्शन चेंज किया होगा कुछ इस तरह। बी ने देखा होगा सी को, तो उसने अपना डायरेक्शन चेंज किया कुछ इस तरह। सी ने देखा ए को, तो उसने अपना डायरेक्शन चेंज किया कुछ इस तरह। जब तीनों को कंबाइनली अगर डिफाइन कीजिएगा तो देखिएगा तीनों एक पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पे मीट करता दिखाई देगा। ये मूव कर जाएगा यहाँ तक एंड ये मूव कर जाएगा यहाँ तक, एंड इस पॉइंट को हम क्या बोल सकते हैं, सेंट्रॉइड ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्रायंगल। तो उस पॉइंट पे मीट करता दिखाई देगा। ये क्वेश्चन समझ आया? Yes, sir. अब देखिए इसको हम दो तरह से सॉल्व करना सिखाते हैं आपको। एक जो आपको ये फिगर डिफाइन कर रहा है उसके रिस्पेक्ट में, मान लीजिए ये जो वेलोसिटी है ये है v वेलोसिटी, बट वो मूवमेंट कहाँ से कहाँ तक कर रहा है, इस पाथ के लॉन्ग। टोटल एंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल में कितना होता है, 60 डिग्री। तो ये हाफ एंगल यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। 30 degree. सो वेलोसिटी का कंपोनेंट जो इस डिस्प्लेसमेंट के लॉन्ग जा रहा है, तो इस कंपोनेंट को मैं क्या बोल सकता हूँ, v टाइम्स cos 30 बोल सकता हूँ। बोल सकता हूँ यहाँ तक? Yes, sir. आलिया आपको समझ आ रहा है? मान लीजिए इसकी यहाँ से यहाँ तक सेपरेशन d है, इस पॉइंट को हम क्या बोल सकते हैं, सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड की प्रॉपर्टी होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल में इस तरह, ये मान लीजिए सेंट्रॉइड, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए एंड यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दीजिए। टोटल डिस्टेंस इज d, तो ये डिस्टेंस जाएगा d/2 यहाँ से यहाँ तक। इसको एंगल मान लीजिए 30 डिग्री, तो ये डिस्टेंस आपका जो r होगा कैलकुलेट हो जाएगा, cos 30 is equals to base upon hypotenuse. So r is equals to cos 30 √3/2, so simply becomes √3 by d by √3. So time is equals to distance by speed. The distance is d by √3 and speed is v cos 30. Cos 30 is √3 by 2. टोटल सॉल्व कर लीजिए तो रिटर्न कितना आ जाएगा, 2d by 3 टाइम्स। समझ आया? Yes, sir. तो अब इसके बेस पे कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो, सिंपली क्या कीजिए, सेंटर पे जहां पे मीट करेगा उसका डिस्टेंस कैलकुलेट कीजिए फ्रॉम एनी ऑफ द वर्टेक्स एंड उसके लिए कंपोनेंट निकाल लीजिए एंड सॉल्व कर लीजिए। मान लीजिए मेरे पास जो टोटल एंगल था वो थीटा था जो वहां पे डिफाइन करता, तो टाइम के लिए एक शॉर्टकट फॉर्मूला आता है यहाँ से, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस जो था r वो कितना हो जाता है, टोटल डिस्टेंस का हाफ d by 2 times of cos theta by 2
एंड जो वेलोसिटी थी वो होता मेरे पास v टाइम्स cos थीटा बाई 2. सो टोटल टर्म आ जाता d डिवाइड बाई 2 v cos स्क्वायर थीटा बाई 2. तो ये आपका नेट आंसर होता इस तरह के प्रॉब्लम के लिए. थीटा की वैल्यू पुट करते 60 डिग्री, cos 60 बाई 2 इज 30 डिग्री, cos 30 की वैल्यू 3 बाई 2. ठीक, पुट कर देते 2 2 कैंसिल, 3 बाई 4 हो जाता. सॉल्व करते हैं तो अपना आंसर एग्जैक्टली सेम से आ जाता जो यहाँ पे आया था. आया समझ? Yes, sir. सर इसको अगर मैं रिलेटिव मोशन की बेस पे सॉल्व करूं तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे. ठीक, देखिए रिलेटिव मोशन में कहता है कि उस पर्टिकुलर वेलोसिटी जो कि सेम कंपोनेंट के अलोंग है इनिशियली जहां पे स्टार्ट हुआ उसकी बात करते हैं. तो मैंने देखा कि b यहाँ पे उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में v है, c यहाँ पे उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है v, बट इट इज इंक्लाइंड एट सम एंगल थीटा 60 डिग्री. तो इसके दो कंपोनेंट को ब्रेक कर दीजिए, एक वर्टिकल डायरेक्शन एंड एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. तो ये वेलोसिटी हो जाएगी v टाइम्स cos 30. बोल सकते हैं. यस सर. यहाँ पे देखिए वेलोसिटी ऑफ b है with respect to ground is plus v I cap and velocity of c with respect to ground is minus of v cos theta I cap. So velocity of b with respect to c अगर ये कैलकुलेट करना हो तो this will becomes velocity of b with respect to ground minus velocity of c with respect to ground. तो ये माइनस ये माइनस प्लस हो जाएगा. So this will becomes v plus v cos theta. यहाँ पे थीटा मैंने कितना लिया 60 डिग्री, पुट कर दीजिए 60 cos 60 1/2. तो ये टोटल टर्म आ जाएगा v plus v/2 which is equals to 3/2 टाइम्स वेलोसिटी v. तो ये आपको नेट रिलेटिव वेलोसिटी हो गई. दोनों के बीच में रिलेटिव सेपरेशन कितना है यहां से यहां तक जो उसके ट्रायंगल का साइड के इक्वल है. सो अगर मैं इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करूं, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन वहां से साइड कैलकुलेट करूं, एस बी सी इज इक्वल टू वेलोसिटी बी सी टाइम्स टी, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है. तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, द डिस्टेंस इज डी एंड स्पीड इज 3/2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी. सो दिस विल बिकम्स 2 टाइम्स ऑफ डी बाय 3 टाइम्स ऑफ वी. क्या एग्जैक्टली सेम आंसर आया? Yes, sir. तो इसमें हमने ज्यादा ज्योमेट्री अप्लाई नहीं की, सिंपली हमने जो जो कंपोनेंट दे रखा है उसके हिसाब से रिलेटिव वेलोसिटी निकाला, दोनों के बीच में इनिशियल रिलेटिव सेपरेशन कितना है वो निकाला एंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर दिया, सॉल्व कर दिया. ठीक है, यहाँ पे कोई डाउट? नो सर. ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए. देन सर. अदिति लिख लिया आपने? Yes, sir. इसी में बेस्ड एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कोलिजन बिटवीन टू डिफरेंट बॉडी या कोलिजन ऑफ टू बॉडी. मान लीजिए आपके पास पाथ दे रखा हो कुछ इस तरह से, ठीक, उसके बीच में कुछ इनिशियल सेपरेशन है. यहाँ पे एक पार्टिकल v1 वेलोसिटी से एट सम एंगल थीटा प्रोजेक्ट की गई, तो दूसरा पार्टिकल इस डायरेक्शन में v2 वेलोसिटी से एट सम एंगल फाई प्रोजेक्ट किया गया, एंड टोटल सेपरेशन यहाँ से यहाँ तक कितना है d. पूछता है कि कितनी देर में दोनों बॉडी एक दूसरे क्या करेगी, कोलाइड करेगी, उसी कंडीशन क्या होगी. तब हम क्या करते हैं, इस वेलोसिटी के लिए कंपोनेंट ब्रेक करते हैं. एक मेरे पास होगा वर्टिकल कंपोनेंट, एक मेरे पास होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू हो जाएगी v1 cos थीटा एंड इसकी वैल्यू हो जाएगी v1 sin थीटा. अगर मैं सेकंड टर्म के लिए ब्रेक करूं तो एक हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट एंड एक हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. तो ये टर्म हो जाएगा v2 sin फाई एंड ये हो जाएगा v2 cos फाई. कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होगा उन ऑब्जेक्ट को अप्रोच टुवर्ड्स ईच अदर करने के लिए, y कंपोनेंट और x कंपोनेंट?
Sir, X component. Simply x component. So x component is responsible for approaching two different bodies towards each other. So अगर मैं यहाँ पे velocity define करूँ, velocity of, अगर मैं इस body को मैंने A कह दिया and इस body को मैंने B कह दिया, so velocity of A with respect to ground अगर मैं इसको लिखूँ तो इसके दो different component v1 cos theta I cap plus v1 sin theta j cap. Velocity of B with respect to ground is v2 cos theta I cap in negative side plus v2 times sin phi j cap. तो अगर मैं velocity of A with respect to B कैलकुलेट करूं तब ये टर्म आ जाएगा velocity of A with respect to ground minus velocity of B with respect to ground. तो इसके दो डिफरेंट कंपोनेंट, तो x कंपोनेंट एक तरफ तो होता है v1 cos theta माइनस माइनस प्लस v2 cos phi times I cap plus v1 times sin theta minus v2 times sin phi towards j cap. ऐसे बोल सकते हैं. Yes, sir. अब यहाँ पे डिफाइन करूंगा कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है उस ऑब्जेक्ट के एक दूसरे को अप्रोच करने के लिए, वर्टिकल कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है. आया समझ? Yes, sir. तो अगर आपसे ये पूछे कि फॉर द मूविंग ऑफ टू डिफरेंट बॉडी टुवर्ड्स वन अनदर तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट मैं कितना बोल सकता हूँ? 0 बोल सकता हूँ. Yes, sir. ठीक. So for approaching two different bodies, these two different body term should be 0. So यहाँ से v1 and v2 के बीच में रिलेशन आ जाएगा. And net velocity which is responsible for colliding two different body, इतना term define होगा. So time is equals to distance separation upon velocity between two different term v1 cos theta plus v2 cos phi. तो एक पार्ट ये सॉल्व कीजिए, v1 sin theta minus v2 sin phi is equals to 0. इसको पुट करके दोनों के बीच में जो भी अननोन टर्म होगा उसकी वैल्यू फाइंड कर लीजिए. उसके बाद इसमें पुट कर दीजिए, टाइम फाइंड हो जाएगा. आलिया आपको कुछ समझ आया? आप डिस्कनेक्ट हो गई थी. यस सर, एक बार आप कैसे समझा दीजिए. देखिए मैंने कहा कि दो डिफरेंट बॉडी मान लीजिए A एंड B है, तो A के लिए दो डिफरेंट कंपोनेंट मैंने ले लिया तो उसके लिए कंपोनेंट वाइज उसकी वेलोसिटी लिख दी. B के लिए कंपोनेंट ब्रेक कर लिया तो उसके लिए वेलोसिटी मैंने यहाँ लिख दी. A B की तरफ अप्रोच करना है तो वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, उसके लिए मैंने फॉर्मूला लिख दिया. X कंपोनेंट जो है वो उसको एक साथ लिखा, Y कंपोनेंट जो है उसको एक साथ लिखा. फॉर अप्रोचिंग टुवर्ड्स ईच अदर X कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होगा, और ये बोलने के बेस पे मैं डिफाइन कर सकता हूँ वर्टिकल कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है. ठीक, तो उसको मैं क्या पुट कर सकता हूँ? 0 पुट कर सकता हूँ फॉर जस्ट कोलाइडिंग डिफरेंट बॉडी. या मैं बोल सकता हूँ कि जैसे ही वो दो डिफरेंट बॉडी किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट करती होगी तो मीट करने का मतलब है कि वहां पे इसकी भी वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी और इसका भी वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी दोनों आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल. इसलिए दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 0. बोल सकते हैं. यस सर. तो एक इक्वेशन यहाँ से 0 पुट करके दोनों के बीच में जो अननोन टर्म होगा वो निकाल सकते हैं. उस वैल्यू को इस इक्वेशन पुट करके टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं. तो ये डिफाइन करेगा किस पर्टिकुलर टाइम में दोनों बॉडी एक दूसरे को कोलाइड कर सकती है. आया समझ? यस सर. ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए. Yes, sir. आलिया आपने लिख लिया? नो सर, बस 1-2 मिनट. ओके.
डन सर। ओके, एक लास्ट कंसेप्ट इस पर्टिकुलर रिलेटिव मोशन का, ठीक, वो डिफाइन करता है शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक, या किसी भी दो डिफरेंट बॉडी के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हो सकता है, ठीक, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू डिफरेंट बॉडीज, ठीक। इसके बेस पे क्वेश्चन पूछा गया था नीट में, तो इसलिए मैं आपको एक कंसेप्ट सिखा रहा हूँ। शॉर्टेस्ट पाथ का सिंपल मतलब होता है किसी भी दो डिफरेंट पॉइंट के बीच में परपेंडिकुलर सेपरेशन ड्रॉ कर दीजिए तो वो उसके बीच में शॉर्टेस्ट पाथ हो सकता है, ठीक। अब इसको आप रिलेटिव मोशन के बेस पे कैसे देखेगा और उसको कैसे डिफाइन करेंगे मैं आपको वो बताता हूँ। सपोज कर लीजिए कि आपके पास कोई भी दो डिफरेंट बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम कुछ इस तरह, एक बॉडी किसी इस पॉइंट पे वो मूव कर रही है किसी इस डायरेक्शन में, ठीक, सपोज कर लीजिए वी वेलोसिटी से, ठीक, यहाँ से यहाँ तक उसका कुछ सेपरेशन है ओरिजिन से, आप उसको डी मान लीजिए, ठीक। एट द सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम कोई दूसरा पार्टिकल यहाँ से मूव कर रहा है कुछ इस डायरेक्शन में, उस वेलोसिटी को वी भी बोल दीजिए, ठीक। तब आपसे पूछेगा कि दोनों के बीच में किस पर्टिकुलर टाइम में शॉर्टेस्ट पाथ होगा एंड वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा, ये कैलकुलेट कीजिए। तो मैं इन कंपोनेंट को अगर मैं वेक्टोरियली डिफाइन करूं तो इसका क्या मतलब है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो आप इसको लिख सकते हैं वी ए along y component j cap, velocity of b with respect to ground is vb along x component I cap. So a with respect to b अगर कैलकुलेट करना हो तो इसकी वैल्यू लिख सकता हूँ velocity of a with respect to ground minus velocity of b with respect to ground, दोनों की वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो a with respect to ground is va along j cap and b with respect to ground is vb along I cap, तो minus vb along I cap। इस नोटेशन के हिसाब से अगर देखिए तो ये कंपोनेंट आपको कुछ ऐसा दिख रहा है, एक मेरे पास y कंपोनेंट, एक मेरे पास x कंपोनेंट। तो रिलेटिव वेलोसिटी मैंने जैसे डिफाइन किया तो उसकी वजह से अब जो नोटेशन है वो कुछ ऐसा हो जा रहा है, x कॉम्प y जो v है वो रिमेन सेम इस डायरेक्शन में, बट जो vb का डायरेक्शन है वो रिवर्स कर गया, तो यहाँ से vb का डायरेक्शन अब कुछ ऐसा हो गया, मतलब इसको vb इस डायरेक्शन में मूव करता दिखाई देगा, हो सकते हैं। यस सर। Yes, अब sir. आप क्या कीजिए, किसी टाइम t टाइम के बाद उसका मोशन कितना होगा हम उसको देखने की बात करते हैं। आफ्टर टाइम t टाइम के बाद इसने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा यहाँ तक, तो इस डिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी v1 इंटू टी। सिमिलरली vb ने ट्रैवल किया होगा कुछ यहाँ तक, ताकि इस डिस्टेंस की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक vb इंटू टी हो जाएगी, बोल सकते हैं। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। अब दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसको ड्रॉ कर दीजिए, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस यही हो सकता है शॉर्टेस्ट, ठीक। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी हम उसकी बात करते हैं। तो इनिशियली इट वाज टोटल सेपरेशन d, तो अब इसके बीच का सेपरेशन सिर्फ यहां से यहां तक हो जाएगा, दैट वुड बी d माइनस वी ए टी, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा d माइनस वी ए इंटू टी, एंड ये डिस्टेंस तो आपको vb इंटू टी है। तो इसको मान लीजिए नेट सेपरेशन बिटवीन टू डिफरेंट बॉडीज इज कैपिटल D, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम d is equals to रूट अंडर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो vbt प्लस d माइनस va इंटू टी उसका स्क्वायर। अदिति यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. आलिया हमने एक टर्म पढ़ा था कैलकुलस में डिफरेंशिएशन का, मैंने 5 डिफरेंट एप्लीकेशन आपको पढ़ाया था, तो उसमें एक टर्म पढ़ाया था कोई भी फंक्शन मिनिमम हो उसकी कंडीशन क्या होती थी? फॉर अ फंक्शन टू बी मिनिमम, सर मुझे याद नहीं है। उसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन कितना होना चाहिए? 0 की इक्वल होना चाहिए,
तो हमने वहां पढ़ा था कोई भी फंक्शन मिनिमम या मैक्सिमम हो, ठीक, तो फॉर मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू डिफरेंट बॉडीज, ये जो कैपिटल डी है उसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम शुड बी इक्वल टू कितना, 0। जैसे ही इसकी वैल्यू 0 पुट कीजिएगा, टाइम की जो वैल्यू आएगी वो टाइम आपको क्या डिफाइन करेगा, मिनिमम, एंड उसकी वैल्यू अगर मैं इसमें पुट कर दूंगा तो वो डिस्टेंस मिनिमम बिटवीन टू डिफरेंट पार्टिकल ए एंड बी डिफाइन हो जाएगा। अदिति समझ आया आपको? Yes, sir. इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं आपको नीट का क्वेश्चन देता हूँ, एग्जैक्टली इसी कंसेप्ट पे सॉल्व होगा। सर जी, आपने ब्रैकेट में क्या लिखा है? वो डी है डी 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 माइनस वी ए टी, ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस। डन सर। अदिति आपने लिख लिया? Yes, sir. ओके, तो क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। आई थिंक नीट 2015 में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक। Two boats, one going towards east at 10 kilometer per hour and other at 10 kilometer per hour going towards north. Initially, second boat was 100 kilometer towards south. Find minimum separation between them. या मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन देम कितना होगा, किस टाइम पे होगा ये भी पूछ सकता है, कितना होगा ये भी पूछ सकता है, दोनों सेम रिलेशन से सॉल्व हो जाएगा। तो एग्जैक्टली उस पर्टिकुलर फॉर्मूले में पुट कीजिए, ठीक, सॉल्व कीजिए, देखिए आपका आंसर कितना होता है। आलिया ठीक है, आपको डिफरेंशिएशन याद होगा थोड़ा बहुत या भूल गए आप? यस सर, थोड़ा बहुत। अच्छा अच्छा, ठीक, कोशिश कीजिए। आप लोग के स्कूल में कोई एग्जाम तो नहीं होने वाला इन दिनों? सर इस मंथ के लास्ट से शुरू होंगे। कितने चैप्टर आएंगे? सर 3 आएंगे। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ? सर फर्स्ट भी आ सकता है, सिलेबस चेक। फर्स्ट, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। हम सर मेरे एग्जाम्स हो गए। हो गए? जी कौन कौन चैप्टर आया था? सर, ये वेक्टर वाला आया था। तो कुछ आपको समझ आया था, कुछ किया आपने एग्जाम में? यस सर, यस सर। कोई डाउट उससे रिलेटेड? नो सर, सर ने काफी इजी पेपर बनाया था। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है।
ये सॉल्व हो रहा है कि मैं ट्राई करूं? सर एक मिनट। ओके। सर मुझे नहीं आ रहा। अदिति आपसे हुआ? देखिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे जो डिस्टेंस है इस पर्टिकुलर टर्म में उनकी वैल्यूज पुट कर दीजिए, ठीक। सो मिनिमम डिस्टेंस d इज इक्वल्स टू vb इंटू टी उसका स्क्वायर d माइनस va इंटू टी उसका स्क्वायर रूट अंडर। जब इनकी वैल्यूज पुट कीजिएगा तो vb की वैल्यू 10 किलोमीटर पर आवर इंटू टाइम t, तो 10 इंटू टी उसका स्क्वायर प्लस d was 100 माइनस 10 इंटू टी उसका स्क्वायर रूट अंडर। आप इस टर्म को एक्सपैंड कर दीजिए तो हो जाएगा 10 का स्क्वायर इज 100 टी स्क्वायर। ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab रूट अंडर, ठीक। रूट अंडर को हम इस तरह से लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल में पावर हाफ। आलिया यहाँ पे कितने फंक्शन दिख रहे हैं आपको? दो फंक्शन, एक बेस अलजेब्राइक और एक्सपोनेंशियल पावर के बेस पे। ये दिख रहा है दो फंक्शन। यस सर। यस सर। सबसे बाहर कौन सा फंक्शन है? एक्सपोनेंशियल। तो पहले इसको डिफरेंशिएट कीजिए फिर उसके बाद बेस को डिफरेंशिएट कीजिए। सो फॉर मिनिमम डिस्टेंस dt over dt should be 0। तो पहले इसको डिफरेंशिएट कीजिए तो फॉर्मूला आता है n x n माइनस 1, ये पहला वाला टर्म। अब इस वाले टर्म को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो 100 बाहर, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इज 2t प्लस 10,000 being constant तो उसका डिफरेंशिएशन 0 प्लस 100 टी स्क्वायर तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 100 टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t माइनस 2000 तो उसका डिफरेंशिएशन 2000 एंड t का डिफरेंशिएशन 1। ऐसा ही कुछ आएगा। यस सर। ये मेरे पास जो टर्म था 200 टी स्क्वायर माइनस 2000 टी एंड प्लस 10,000, ये पूरा टर्म डिनोमिनेटर में चल जाएगा, ठीक। तो इस पूरे टर्म को अगर मैं 0 के इक्वल पुट करूंगा तो ये टर्म उस साइड मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, तो सिर्फ ये टर्म बचेगा। इस टर्म की वैल्यू 0 के इक्वल पुट कीजिए, वहां से t की वैल्यू आ जाएगी, उस t की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आपको d मिनिमम की वैल्यू आ जाएगी। कोशिश कर सकते हैं इसके बाद। यस सर। एक मिनट ट्राई कीजिए। सर टी की वैल्यू 5 आ रही है। सही है। तो t इज इक्वल टू 5 आवर्स, मतलब मिनिमम टाइम जिसमें दोनों एक दूसरे को शॉर्टेस्ट पाथ पे होगा वो 5 घंटे में। इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आपका मिनिमम डिस्टेंस आ जाएगा। तो ये कितना आता है?
सर 50 रूट आपकी आवाज कट गई, फिर से बोलिए। सर 50√2। हाँ शायद हो सकता है 50/2। आलिया आपसे सॉल्व हुआ? सर मैं कर रही थी। अच्छा, आंसर आया? यस कोशिश सर। कीजिए। यस सर। ओके, तो टी की वैल्यू जैसे ही पुट करूंगा तो 10 × 5 50 उसका स्क्वायर, यहाँ पे 50, 100 माइनस 50 इज 50, तो 50 स्क्वायर 50 स्क्वायर, तो डी मिनिमम इज इक्वल्स टू 50√2। तो इन दोनों के बीच में 50√2 किलोमीटर मिनिमम सेपरेशन होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी दो डिफरेंट बॉडी के लिए मिनिमम सेपरेशन इस सारी चीजें हम डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपका जो रिलेटिव मोशन का पार्ट है पूरा पार्ट खत्म हो गया। ठीक, अब शायद आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए रिलेटिव मोशन चाहे 1 डायमेंशन या 2 डायमेंशन पे। ठीक है, यस सर। ओके। इस चैप्टर का लास्ट पार्ट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, सर्कुलर मोशन आपको 3-4 जगह पढ़ना है। ठीक है, कुछ पार्ट इस चैप्टर में पढ़ना है, कुछ पार्ट लॉज ऑफ मोशन पढ़ना है, कुछ पार्ट वर्क एनर्जी पावर पढ़ना है, एंड कुछ पार्ट रोटेशनल मोशन पढ़ना है। ठीक है, ठीक है, सबसे पहली चीज सर्कुलर मोशन कहते हैं किसको? अगर ये आपसे कोई पूछे तो आप सिंपल डिफाइन कीजिए। सर्कल को हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं? एक ज्योमेट्रिकल फिगर जिसके सारे डिफरेंट पॉइंट्स एक फिक्स्ड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे हैं। जैसे अगर मैं यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस लूँ, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस लूँ, ये सारे डिस्टेंसेस क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। यह इन डिस्टेंस को हम रेडियस बोल सकते हैं। बोल सकते हैं? यस सर। अब देखिए यहाँ पे हो रहा है क्या। इस पॉइंट पे पार्टिकल का डायरेक्शन कुछ इस डायरेक्शन में टेंजेंशियली, थोड़ी देर बाद पार्टिकल के इस पॉइंट पे टेंजेंशियली, फिर इसके बाद कुछ इस पॉइंट पे टेंजेंशियली, ठीक, एंड सो ऑन। उसका डायरेक्शन हर पॉइंट पे क्या कर रहा है? चेंज करता आ रहा है। तो मैं बोल सकता हूं कि एक ऐसा मोशन जिसमें पार्टिकल का डायरेक्शन ईच एंड एवरी इंस्टेंट पे चेंज करता हो, तब उस पर्टिकुलर मोशन को हम सर्कुलर मोशन बोलते हैं। हर पॉइंट पे यूनिफॉर्मली अगर डायरेक्शन चेंज कर रहा है तब वो एक सर्कल को डिस्क्राइब करेगा। इसके अलावा किसी और ज्योमेट्रिकल फिगर को डिस्क्राइब नहीं कर सकता अगर सेम अमाउंट ऑफ बेंडिंग हर पॉइंट पे है तब। ऐसा समझ? जैसे मैंने यहाँ कहा कि इस पॉइंट पे अगर इसको एक्सटेंड कीजिए तो इतना अमाउंट बेंड किया, उसी तरह इसको एक्सटेंड करूं एंड इसको यहाँ ज्वाइन करूं तो यहाँ पे इतना अमाउंट बेंड किया। तो अगर ये बेंडिंग सेम रेट से हो तो ये जो पूरा पाथ होगा वो हमेशा सर्कुलर पाथ होगा। इसके अलावा और कोई भी कर्व फिगर नहीं हो सकता। सर्कुलर मोशन हम सिंपली डिस्क्राइब करते हैं अ मोशन ऑफ बॉडी, ठीक, along which its direction continuously changes at each point, तब उस पर्टिकुलर मोशन को हम सर्कुलर मोशन बोलते हैं। आया समझ? यस सर। तो हम सिंपली डिस्क्राइब करते हैं the motion of a body in which its direction changes continuously at each instant is called circular motion। ठीक, अब इस सर्कुलर मोशन में हमें 2-3 टर्म डिफाइन करना है। पहला होता है मेरे पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, दूसरा होता है मेरे पास नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब इस नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी दो पार्ट हो सकता है, या तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड होगा या तो नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड होगा। ठीक, तो बोल सकता हूँ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, ठीक, या तो बोल सकता हूँ नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। ठीक, तो पहले हमें समझना है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता क्या है। क्या वो एक्सेलरेटेड मोशन होगा या उसमें एक्सेलरेशन नहीं होगी, जिस तरह हमने मोशन स्ट्रेट लाइन पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग। ठीक है,
तो पहले यहाँ तक आप नोट डाउन कीजिए, फिर टॉपिक डालिए फर्स्ट, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। Yes, sir. आइए आपने लिख लिया। Yes, sir. First is uniform circular motion। इसमें क्या होता है, मान लीजिए आपके पास सर्कुलर पाथ है कुछ इस तरह, ठीक। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी उस पर्टिकुलर टर्म में हमेशा क्या होगी, कांस्टेंट होगी। हमने पिछले चैप्टर, इसी चैप्टर में पढ़ा था, वेलोसिटी बीइंग वेक्टर क्वांटिटी, इसके पास दो चीज होती है, एक होता है मेरे पास मैग्नीट्यूड एंड दूसरा होता है मेरे पास डायरेक्शन, ठीक। मैग्नीट्यूड अगर कांस्टेंट हो, फिक्स वैल्यू, चेंज ना करे, तब उस पर्टिकुलर मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। बट ड्यूरिंग इट्स सर्कुलर पाथ हर पॉइंट पे उसका डायरेक्शन क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। बोल सकता हूँ, तो मैं इस पर्टिकुलर टर्म में बोलूंगा कि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसमें दोनों चीजें हैं, मैग्नीट्यूड भी है एंड डायरेक्शन भी है। मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, बट यहाँ पे डायरेक्शन क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। इस चेंज इन डायरेक्शन की वजह से मैं बोल सकता हूँ कि वेलोसिटी की वैल्यू चेंज कर रही है हर इंस्टेंट पे, बोल सकता हूँ। जैसे मैंने पीछे आपको डिस्क्राइब किया था कि मान लीजिए मेरे पास वेलोसिटी किसी इंस्टेंट पे इस डायरेक्शन में है, थोड़ी देर बाद उसका डायरेक्शन क्या हो गया, इधर, फिर थोड़ी देर बाद डायरेक्शन क्या हो गया, इधर। तो हर इंस्टेंट पे उसका डायरेक्शन क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। पहले यहाँ से डॉट डॉट लाइन ड्रॉ कीजिए तो यहाँ पे होगा, यहाँ से इसको एक्सटेंड कीजिए, डॉट डॉट लाइन ड्रॉ कर दिए तो यहाँ हो गया। तो हर इंस्टेंट पे उसका डायरेक्शन क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। एंड चेंज ऑफ एनी क्वांटिटी, ठीक, अगर मैं वेलोसिटी का चेंज डिफाइन करूं तो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम क्या डिफाइन करता है, एक्सेलरेशन। इसीलिए मैं यूनिफॉर्म मोशन को एक्सेलरेटेड मोशन बोल सकता हूं। है समझ? Yes, sir. तो इसीलिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड एक्सेलरेटेड मोशन। तो आप बोलिएगा, ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्मली मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, बट डायरेक्शन एट ईच इंस्टेंट ऑफ इट्स पाथ चेंज करता होता है। एंड डायरेक्शन के चेंज करने की वजह से वेलोसिटी चेंज होगी, एंड वेलोसिटी का चेंज पर यूनिट टाइम एक्सेलरेशन होता है, इसीलिए इसको हम एक्सेलरेटेड मोशन बोल सकते हैं। तो हम इसको यहाँ डिफाइन करते हैं, during uniform circular motion, magnitude of velocity remains same, but direction at each instant changes. Hence, it is called accelerated motion. ठीक? दूसरा, इस एक्सेलरेशन का नाम क्या होगा, अगर मैं वो डिफाइन करने की कोशिश करूं। मान लीजिए इस पर्टिकुलर सर्कुलर मोशन में अगर आप चेंज का डायरेक्शन डिफाइन कीजिए, किधर हो, ठीक। पहले किसी इंस्टेंट पे मेरे पास वेलोसिटी किसी इस डायरेक्शन में, फिर थोड़ी देर बाद जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो चेंज होके किसी इस डायरेक्शन में चला गया। अगर मैं इन दोनों पाथ को अलग से ड्रॉ करूं, ठीक है, जैसे मेरे पास एक पाथ ये है, तो सेम पाथ आप यहाँ ड्रॉ कर दीजिए, ठीक। एंड दूसरा पाथ आपके पास ये है, सेम पाथ अगर मैं यहाँ डिफाइन कर दूं, ठीक। दोनों का अगर मैं चेंज डिफाइन करूं कि चेंज किस डायरेक्शन में डिफाइंड होगा,
तो ये मेरे पास इनिशियल और ये मेरे पास फाइनल कुछ इस तरह से। मैं एरो बता दे रहा हूँ ताकि आपको इजीली डिफाइन हो पाए। तो इसको मान लीजिए फर्स्ट पोजीशन इज V1, ये मान लीजिए सेकंड पोजीशन इज V2, तो ये हो जाएगा V1 along this direction, V2 along this direction। तो इन दोनों का जो चेंज होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में डेल्टा V। एंड इस चेंज को अगर आप पॉइंट कीजिएगा तो वो पॉइंट किसकी तरफ जा रहा है, टूवर्ड्स सेंटर की तरफ, बोल सकते हैं। Yes, sir. तो जिस डायरेक्शन में चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी होगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। एंड कोई भी क्वांटिटी सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होता है तो उसके लिए एक वर्ड लिखते हैं सेंट्रीपिटल। सेंटर मीन्स सेंट्रल, पिटल मीन्स सीकिंग, मतलब इट इज एक्टिंग टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। इसीलिए इस एक्सेलरेशन को हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोल सकते हैं। तो आपसे दूसरा सवाल ये पूछ सकता है व्हाई इट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो आप बोलेगा सिंस द चेंज इन डायरेक्शन या चेंज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द पाथ, इसलिए जो एक्सेलरेशन होगा वो सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होगा, इसीलिए उस एक्सेलरेशन को हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। आलिया कोई डाउट यहाँ पर? No, sir. तो हम यहां से डिफाइन कर सकते हैं एज change in velocity due to change in direction is directed along center of circular path, hence it is called centripetal or central seeking acceleration। यहां तक पहले लिख लीजिए, फिर मैं इसकी वैल्यू डिराइव करना सिखाता हूं, कैसे डिराइव करते हैं। Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया? Yes, sir. ओके अब देखिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डिराइव कैसे करते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपके पास ये सर्कुलर पाथ है, पीछे जो मैंने ड्रॉ किया था उसी डायग्राम को मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ एक इस पाथ के लिए, एंड थोड़ी देर बाद पार्टिकल कुछ इस पॉइंट पे चला गया, इस पाथ के लिए। अगर मैं इन दोनों पॉइंट के लिए सेंटर से ड्रॉ करूं एक लाइन यहां से यहां तक एंड यहां से यहां तक, देखिए सेम टर्म यहाँ पे कैसे डिफाइन करेगा, ठीक। एक मेरे पास वेलोसिटी इस डायरेक्शन में डायरेक्टेड, एक मेरे पास वेलोसिटी इस डायरेक्शन में डायरेक्टेड। दोनों का चेंज जो मैंने पीछे ड्रॉ किया था वो कुछ इस तरह से। यही सेम टर्म को अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूं तो चेंज इन पाथ ऐसे डिफाइन करेगा, डिस्प्लेसमेंट। तो ये मेरे पास रेडियस, ये मेरे पास रेडियस, ये सपोज कर लीजिए थीटा, ठीक। यहाँ पर वेलोसिटी v1, यहाँ पर वेलोसिटी v2, एंड ये मेरे पास डिस्प्लेसमेंट ds। आप इस एंगल को डेल्टा थीटा मान सकते हैं। सेम टर्म ये वेलोसिटी v1 एंड ये मेरे पास वेलोसिटी v2, तो ये भी एंगल यहाँ पे डेल्टा थीटा, तो ये मेरे पास चेंज इन वेलोसिटी इसकी तरफ होगा। यहाँ बोलिएगा मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेलोसिटी एंड सेकंड वेलोसिटी आपस में इक्वल है, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज नहीं करती, डायरेक्शन सिर्फ चेंज कर सकती है। यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. अब यहाँ पे दो डिफरेंट ट्रायंगल दिख रहा होगा, इसको मान लीजिए ए बी, इसको मान लीजिए पी क्यू आर, ठीक।
तो हमने यहाँ पे assumption डिफाइन करना है. You see that body is moving at uniform velocity v along circular path of radius r. अब आपको यहाँ पे दो डिफरेंट ट्रायंगल दिख रहा होगा, ठीक? ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल PQR. क्लास 10th में आपने ट्रायंगल चैप्टर पढ़ा होगा. उस चैप्टर में सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल आपका एक टॉपिक था, शायद आपके सिलेबस में था या नहीं था. Yes, sir. तो सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल आपने पढ़ा होगा कि कोई भी दो ट्रायंगल है, उसके तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाए तब ट्रायंगल सिमिलर हो सकता है, या नहीं तो दो एडजेसेंट साइड एंड द एंगल बिटवीन देम अगर वो इक्वल हो जाए, साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाए, तब ट्रायंगल सिमिलर हो सकता है. आगे ऐसा कुछ था? ओके, तो यहाँ पे बोल सकता हूँ कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होगा. देखिए किसके बेस पे, यहाँ पे भी रेडियस है, यहाँ पे भी रेडियस है, तो r अपॉन v2 एंड r अपॉन v1 दोनों इक्वल है, एंड द एंगल इन बिटवीन देम इज डेल्टा थीटा दोनों इक्वल है, ठीक? तो दोनों ट्रायंगल का एंगल सेम है एंड साइड कंटेनिंग दिस एंगल वो भी इक्वल है, इसलिए बोल सकता हूँ कि ट्रायंगल आपस में कैसा है, सिमिलर है. बोल सकते हैं आदित्य, साइड एंगल साइड के बेस पे. हेलो, Yes, sir. अगर ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, कुछ याद है? कि Sir, उसके angle. हाँ, उसके बाकी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे एंड कॉरस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में डिफाइन होंगे. सो मैं लिख सकता हूँ फर्स्ट ट्रायंगल में डेल्टा एस डिवाइड बाय सेकंड ट्रायंगल में डेल्टा वी. फर्स्ट ट्रायंगल में आर एंड सेकंड ट्रायंगल में वी दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल, क्योंकि CPST कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल के साइड्स रेशियो में होते हैं, इसके बेस पे. तो आप इस टर्म को लिखिए ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक? इसको छोड़ दीजिए. अब मैं इसको रीअरेंज करूं कैसे, तो इसको लिख सकता हूं डेल्टा V इज इक्वल्स टू, कि उससे जाके मल्टीप्लाइड तो हो जाएगा V अपॉन R टाइम्स डेल्टा S. मैंने इसको इस साइड मल्टीप्लाई किया, इसको इस साइड, एंड R उस साइड डिवाइड में, तो कुछ ऐसा टर्म आ गया. अब इस टर्म को मुझे इंस्टेंटेनियस करना है एंड टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करना है, तो मैं क्या करूं, डिवाइडिंग both side by delta t, and for instantaneous taking limit delta t tends to 0. तभी पूरा टर्म कुछ ऐसा आ जाएगा, डेल्टा v डिवाइड बाय डेल्टा t taking limit delta t tends to 0. राइट साइड में बच जाएगा v ओवर r लिमिट delta t tends to 0 डेल्टा s डिवाइड बाय डेल्टा t. अदिति यहां तक समझ आया? Yes, sir. ये जो पूरी क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं? Sir, delta. इंस्टेंटेनियस बोल सकते हैं. Yes, sir. सो उस टर्म को लिख सकता हूं dv ओवर dt v बाय r ds ओवर dt. dv over dt is called acceleration, Sir. v over r, and ds over dt is called velocity. So this will becomes v square by r. और इस एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किसकी तरफ था, सेंटर की तरफ, तो उसका मैं नाम एक कहा था सेंट्रिपिटल, इसलिए एक वर्ड आ जाता है सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन. Yes, sir. ये डेरिवेशन कुछ समझ आया नहीं आया?
आ गया। ओके, इसको लिख लीजिए, डेराइव। यस सर। लिख लिया। यस सर। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं सवाल पूछूं कि एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी का डायरेक्शन एक दूसरे के साथ कितना एंगल बनाएगा, तो आप क्या बोलेगा? सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी दोनों एक दूसरे के साथ कितना एंगल बनाएगा? 0। 0। वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है? उस सर्कुलर पाथ के टेंजेंट के लॉन्ग। यस सर। और So 90 सेंट्रिपिटल degree? एक्सेल, बस तो आप ये बोल सकते हैं कि सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। है समझ? Yes. ये सेम कंडीशन मैंने एक और जगह आपको पढ़ाया था, प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ाया था। Yes sir. एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल वहां पे वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। Yes ये दो sir. डिफरेंट एग्जांपल याद रखिएगा जहां पे वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर होता है। ओके, सो हमने सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन डिफाइन कर दिया एंड उसको डिराइव करने का तरीका डिफाइन कर दिया, कैसे कैसे हो सकता है। अब अगर मान लीजिए कि मेरे पास वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज करता हो, तो उसके बेस पे हम चीजों को कैसे डिफाइन करते हैं? नेक्स्ट पार्ट इज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक, नेम से ही सजेस्ट कर रहा है कि नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब वहां पे जो वेलोसिटी होगी वो चेंज करती होगी। तो जैसे मैंने पीछे डिफाइन किया, वेलोसिटी उसमें दो चीजें, एक मैग्नीट्यूड, ठीक, एंड दूसरा डायरेक्शन। डायरेक्शन तो हमेशा चेंज करती होगी। मैग्नीट्यूड अगर चेंज करना शुरू हो जाए Yes sir. तब उसको बोल सकता हूँ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो मैग्नीट्यूड के चेंज करने की वजह से एक एक्सेलरेशन होता है, एंड चूंकि वेलोसिटी टेंजेंट के अलोंग होता है सर्कुलर पाथ में, तो ये जो चेंज डिफाइन करेगा वो किसके अलोंग? टेंजेंशियली। इसीलिए उस पर्टिकुलर एक्सेलरेशन को टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोल सकते हैं। है समझ? तो मैग्नीट्यूड के चेंज करने की वजह से जो डायरेक्शन होगा वो टेंजेंट ऑफ सर्कुलर पाथ के अलोंग होगा, इसीलिए जो एक्सेलरेशन होगा वो टेंजेंट के अलोंग होगा, इसलिए उस एक्सेलरेशन को टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोल सकते हैं। दूसरा, डायरेक्शन के चेंज करने की वजह से एक एक्सेलरेशन, एंड ये जो चेंज होता है वो डिफाइन किसकी तरफ होता है? टुवर्ड्स सेंटर, एंड उस पर्टिकुलर एक्सेलरेशन को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोल सकते हैं। ठीक, तो अब मेरे पास डिफाइंड हुआ कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ड्यू टू चेंज इन बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, वहां पे दो डिफरेंट एक्सेलरेशन आता है। एक एक्सेलरेशन आता है टेंजेंट के अलोंग और एक एक्सेलरेशन आता है सेंटर के अलोंग। तो मान लीजिए एक एक्सेलरेशन ये एंड एक एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ ये। तो इस डायरेक्शन में टेंजेंशियल, इस डायरेक्शन में सेंट्रिपिटल। ठीक, तो अगर मेरे पास दो डिफरेंट वेक्टर है तो उनका एक रिजल्टेंट भी टर्म डिफाइन होगा। उन दोनों का रिजल्टेंट किसी इस डायरेक्शन में, ठीक, inclined at some theta either with respect to vertical or with respect to horizontal, उसके बेस पे डिफाइन कर सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे सम एंगल थीटा, ये हो गया रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन समझ आया? Yes sir. तो हम बोलिएगा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक, motion of a body along circular path such that both magnitude
and direction changes. ठीक, तब उस मोशन को हम नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं. यहां पे डिफाइन करते हैं since magnitude of velocity change is defined along tangent, इसीलिए उस एक्सेलरेशन को टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड डायरेक्शन चेंज करने की वजह से एक एक्सेलरेशन सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन. तब यहाँ पे अगर मैं नेट एक्सेलरेशन डिफाइन करूं तो उसके पास दो डिफरेंट कंपोनेंट, x component is ai and y component is tangential along j cap. तो यहाँ से अगर tan थीटा कैलकुलेट करेंगे परपेंडिकुलर बाय बेस at by ac. अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करूं तो हो जाएगा रूट अंडर ac का स्क्वायर प्लस at का स्क्वायर. चूंकि चेंज इन मैग्नीट्यूड की वजह से, इसीलिए इस एक्सेलरेशन को हम dv by dt लिख सकते हैं. इसकी वैल्यू हमने पीछे सॉल्व कर रखी है v स्क्वायर बाय r. इन वैल्यूज को यहाँ पुट कर दीजिए, नेट एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी. इसका उल्टा अगर आपको a गिवन होता तो उसके बेस पे कंपोनेंट ब्रेक करना होता तो हम ऐसे भी लिख सकते थे AC would be equals to a times of cos theta and AT would be equals to a times sin theta. यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. सब कुछ आसान आसान चीजें हैं. Yes, sir. अब इसको नोट डाउन कर लीजिए. Yes, sir. डन. Yes, sir. ओके, सो आप इतना पढ़ के रखिएगा. मैं नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड क्वेश्चन करना, सॉल्व करना सिखाऊंगा. ठीक है. एंड रोटेशनल एनालॉग कैसे होता है ट्रांसलेशनल टर्म का, ओमेगा थीटा अल्फा, वो सारे टर्म सिखाऊंगा. एंड नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड पढ़ना शुरू करते हैं. ठीक है. फिर उसके बाद Yes. हम 5th चैप्टर शुरू कर लेंगे. ठीक है. Yes, sir. ओके, Thank you, sir. थैंक यू.